नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार अपने YouTube चैनल में आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत द्वितीय चरण जो 1905 से 1919 के बीच चलता है, जिसको हम लोग गरमपंथी चरण कहते हैं, उसमें हम लोग आज होम रूल लीग या संगठन को पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण होम रूल लीग संगठन बना या होम रूल आंदोलन चला। 19वीं जो 20वीं शताब्दी के द्वितीय दशक से यह भारत में आम धारणा प्रचलित थी कि जो अंग्रेजी हुकूमत है, ब्रिटिश हुकूमत पर किसी तरह का जो संकट आफत आता है तो भारत के हित में है और इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। और इसी धारणा के तर्ज पर एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भारत में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया। इसके थोड़ा सा पृष्ठभूमि जानते हैं। जैसे कि स्वदेशी आंदोलन के बाद 1908 में एक लेख के कारण तिलक को गिरफ्तार कर मांडले जेल, जो वर्तमान बार्मा में था, भेज दिया गया। 1908 से 14 तक वह जेल में रहे। 16 जून 1914 को जब वह जेल से रिहा हुए, तब उन्होंने जो भारत की राजनीतिक हालात फिजा था वह काफ़ी बदली हुई थी। वह उन्होंने निराशा प्रकट किया और उन्होंने सबसे पहले प्रयास किया कि जो कांग्रेस विभाजित हो गई है 1907 के सूरत अधिवेशन में, उसको पुनः एकीकृत किया जाए। उसी तरह जो उदारवादी थे कांग्रेस के, वे जो कांग्रेस विभाजित हो गई थी या स्वदेशी आंदोलन को दमाने के लिए अंग्रेज सरकार ने जो कठोर कार्रवाई किया था, या 1909 के जो भारत परिषद अधिनियम के द्वारा उसे कुछ हाथ नहीं लगा, इसलिए कांग्रेस भी पूरी जो उदारवादी थी वह काफ़ी निष्क्रिय था। उसी तरह जो 1893 में थियोसॉफी ब्रह्म विद्या के जो सदस्य के रूप में जो एनी बेसेंट भारत आई थी, और 1907 में अड्यार जो कि मद्रास के उपनगर है, वहाँ उसकी संस्था स्थापित की थी, संगठन बनाया था संस्था। तो और इन्हीं परिस्थितियों में जो भारत में तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर होम रूल आंदोलन चलाया। होम रूल आंदोलन अप्रैल 1916 में तिलक ने एक जो बालेगाम का एक प्रांतीय सम्मेलन में घोषणा किया और इसकी शुरुआत पुणे में किया, जो तिलक के द्वारा जो होम रूल लीग संगठन था उसका संगठन का मुख्यालय पुणे था। जोसेफ बप्तिस्ता को अध्यक्ष, एनसी केलकर को सचिव बनाया। वहीं सितंबर 1916 में जो एनी बेसेंट थी, उन्होंने भी अपना होम रूल आंदोलन छेड़ा और उन्होंने जो अपने सहयोगी जॉर्ज अरुंडले को अपना जो लीग का सचिव बनाया और उनके अन्य सहयोगी सीवी रामास्वामी अय्यर और बीपी बाडिया थे। तिलक और एनी बेसेंट ने बड़ी चालाकी से किसी तरह के विवाद न हो आंदोलन में, इसलिए अपने कार्यक्षेत्र को बंटवारा बहुत स्पष्ट तरीके से किया था। जो तिलक का होम रूल था संगठन, उसका कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार था। उसके बाद जितना भी क्षेत्र बचता था वह एनी बेसेंट की थी। और आप जो 1916 में सितंबर में एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया और अप्रैल में तिलक के द्वारा शुरू किया गया। अलग अलग शुरू करने का दिलचस्प किस्सा है। जब एनी बेसेंट की जो होम रूल आंदोलन चलाने के लिए जो कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग ने स्वीकृति नहीं दी, लेकिन एक प्रस्ताव उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि जो कांग्रेस का जो प्रांतीय समिति है वह पुनर्जीवित करने के लिए
उसमें प्रचार प्रसार करेगी। लेकिन सितंबर 1916 तक जब कांग्रेस ने उस पर कोई प्रस्ताव पर कदम नहीं उठाया, तब वह जाकर विवश होकर जो होम रूल आंदोलन था उसकी शुरुआत की। और जो दोनों जो तिलक का जो होम रूल आंदोलन था, लीग संगठन था, और एनी बेसेंट का जो संगठन था, दोनों अलग अलग इसलिए बनाया गया था कि ताकि जो उनके कार्यकर्ता थे उनमें आपस में आंदोलन के दौरान कोई टकराव ना हो। एनी बेसेंट ने कहा था कि जो तिलक के कुछ समर्थक थे वह मुझे पसंद नहीं करते थे, और मेरे जो कुछ समर्थक थे वह तिलक को नापसंद करते थे, लेकिन जो तिलक और हम में कोई विवाद नहीं था। और जो तिलक के द्वारा जो लीग का संगठन लीग बनाया गया, उसका जो शाखा था, 6 शाखा था। मध्य बम्बई में था, और बम्बई नगर मध्य महाराष्ट्र में था, बम्बई नगर में था एक 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 और एक कर्नाटक में था, और एक मध्य प्रांत में था, और 2 बेरार में था। जबकि जो एनी बेसेंट की जो शाखाएं थी वह 200 से ज़्यादा थी, नगरों कस्बों में और कुछ गांवों में गठित की गई थी। और इन शाखाओं के माध्यम से वह जो यह लीग का आंदोलन था उसको संचालित करती थी। तो आइए हम लोग एक बार परीक्षा में क्या पूछे जाते हैं, क्या पूछे गए हैं, क्या पूछे जाएंगे, उसको आप लोगों को दिखाते हैं। ये अर्थ क्या है? अंग्रेजी जो होम रूल लीग था उसको उसका जो मांग था स्वशासन के लिए चलाया गया था। स्वशासन जैसे गोरे उपनिवेशों में जो उनको अपनी सरकार बनाने का अधिकार दिया गया था, उसी तरह वह भारतीयों को भी स्वशासन करने का अधिकार दे, अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन स्वायत्तता प्राप्त करना, इसका अर्थ था होम रूल लीग। होम रूल का अर्थ ही होता है अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन स्वायत्तता प्राप्त करना। वह ब्रिटेन से पूरी तरह अलग नहीं, उसके अधीन ही कुछ स्वायत्तता प्राप्त करना था। तिलक का जो अप्रैल में इन्होंने जो लीग था उसकी घोषणा की, और घोषणा कहाँ किया तो पूछेगा कि जो तिलक ने जो होम रूल आंदोलन चलाया उसकी घोषणा कहाँ किया था, तो बेलगांव के प्रांतीय सम्मेलन में उन्होंने इसकी घोषणा की। शुरुआत इसकी पुणे में की थी, और जो तिलक का जो लीग का मुख्यालय था वह पुणे ही था। पूछेगा कि जो तिलक का जो लीग का मुख्यालय था वह कहाँ था, पुणे था। इसके पूछता है कि जो तिलक का जो लीग का अध्यक्ष कौन था, तो जोसेफ बपतिस्ता को अध्यक्ष बनाया गया था, और इसका सचिव कौन था पूछेगा तो एनसी केलकर थे। जोसेफ बपतिस्ता अध्यक्ष थे, सचिव एनसी केलकर थे। जबकि जो एनी बेसेंट ने जो होम रूल आंदोलन की शुरुआत की वह सितंबर में की, क्योंकि कांग्रेस उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, इसीलिए वह जाकर सितंबर में उन्होंने इसकी शुरुआत की। सचिव उन्होंने अपने सहयोगी जॉर्ज अरुंडले को बनाया था। पूछता है क्वेश्चन कि एनी बेसेंट की लीग का सचिव किसको बनाया था, जॉर्ज अरुंडले को। और उसको क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है कि लीग के संगठन में तो एनी बेसेंट के मुख्य सहयोगी कौन थे, तो मुख्य सहयोगी में बीपी बाडिया और सीपी रामास्वामी अय्यर आदि थे। यह पूछेगा, आपको याद रखेंगे इनका नाम। और इनका कार्यक्षेत्र था वह जो तिलक के जो मध्य प्रांत, कर्नाटक, महाराष्ट्र और जो बेरार था उसको छोड़कर बाकी जितने भी भारत में थे वो तिलक का कार्यक्षेत्र था। और इसकी शाखाएं सबसे ज्यादा कहाँ थी, पूछता है कि जो एनी बेसेंट की होम रूल लीग संगठन था उसकी वो जो सबसे ज्यादा शाखा कहाँ स्थापित किया गया तो मद्रास में किया गया था। इसके अतिरिक्त बम्बई में भी थी, इसका शाखा था, यूपी में भी था और गुजरात में भी था। गुजरात के ग्रामों में ज्यादा थी, तो यह पूछ सकता था कि मद्रास के बाद उसकी कहाँ सबसे ज्यादा शाखाएं थी, तो यह बम्बई, यूपी और गुजरात के ग्रामों में। और
तो एनी बेसेंट थी अपने पत्रिकाओं के माध्यम से जो आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। उनकी जो महत्वपूर्ण पत्रिका है न्यू इंडिया, यह उस वक्त जो उनके सहयोगी थे जॉर्ज अरुणले इसमें लिखा करते थे। और यह पत्रिका दैनिक रूप से प्रकाशित होती थी, जबकि एक और उनकी पत्रिका थी कॉमनवेल, और कॉमनवेल ये साप्ताहिक पत्रिका थी। उसी तरह जो इनका कार्यक्षेत्र था तिलक का, वह महाराष्ट्र था। बम्बई को छोड़कर, बम्बई नहीं था उनका कार्यक्षेत्र, महाराष्ट्र सिर्फ था इसमें। और यहाँ मध्य प्रांत था, कर्नाटक था और बरार था। तो उनका कार्यक्षेत्र पूछा जाता है, आगे भी पूछा जा सकता है। और उन्होंने 6 शाखाएं स्थापित की थी, एक मध्य महाराष्ट्र में, एक बम्बई नगर में, एक कर्नाटक में और एक मध्य प्रांत में और 2 बेरार में था। जब जो तिलक का होम रूल आंदोलन था वह इन क्षेत्रों में काफ़ी प्रसारित हो गया, काफ़ी फैल गया था, तब सरकार भी स्वाभाविक था कि उस पर कुछ कदम उठाता, ताकि वह थोड़े ही अपने विरुद्ध चलने वाला किसी आंदोलन को ज़्यादा दिन तक चलने दे सकता था। तो क्या किया कि एक दिन तय किया। वह दिन था वह 23 जुलाई 1916। जो तिलक का जन्म हुआ है वह 23 जुलाई को हुआ है। तो 23 जुलाई 1916 का उनका 60वां जन्म दिवस था। उसी दिन एक सभा में उनको 1 लाख की थैली दी गई थी और सरकार ने एक नोटिस उनको भेजा कि आपको गतिविधियों के लिए क्यों ना गिरफ्तार कर लिया जाए। तो उनको उसके अतिरिक्त जो 60,000 है उसको मुचलका भरवाया गया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करने के बाद आंदोलन और तीव्र हो गया और तिलक के तरफ से जो मोहम्मद अली जिन्ना हैं उनके नेतृत्व में वकीलों को एक टीम ने पैरवी किया। हालांकि वो मजिस्ट्रेट की अदालत में जो अपना मुकदमा है हार गए, लेकिन जो हाई कोर्ट है वह जो तिलक थे उनको बरी कर दिया। और महात्मा गांधी ने यह अभिव्यक्ति की सबसे बड़ी जीत करार दिया था और यह जो होम रूल आंदोलन था उसकी सबसे बड़ी सफलता करार दिया था। उसी तरह जब एनी बेसेंट की जो आंदोलन काफ़ी प्रखर हो गया था, काफ़ी क्षेत्रों में फैल गया था, तो सरकार ने भी उसका दमन करने का प्रयास किया। उनको क्या किया कि जून 1916 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही उनके जो सहयोगी थे जॉर्ज उंजले और बीपे वाडिया को भी गिरफ्तार कर लिया। और जब गिरफ्तारी हुआ तो इसके विरोध में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुआ। जो बहुत सारे उदारवादी कांग्रेसी के नेता थे जो लीग में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन इस घटना के बाद वह जो लीग में शामिल हो गए, जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, जे मुखर्जी, उसके बाद बी चक्रवर्ती आदि, मोहम्मद अली जिन्ना, इन सब लोगों ने लीग में शामिल हो गया। और फिर लेकिन मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को किया गया। इसके बाद इनको जो एनी बेसेंट को है सितंबर 1917 में रिहा कर दिया गया। और मॉन्टेग्यू घोषणा क्या है हम उसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो जून 1917 में इनको गिरफ्तार किया गया था और इनके साथ सीपी वाडिया और जो जॉर्ज अरुणले थे उनको भी गिरफ्तार किया गया था, पूछा जा सकता है। उसके बाद जो आपको बताया कि मालवीय, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जी बनर्जी, बी चक्रवर्ती और चित्तरंजन दास, मोहम्मद अली जिन्ना आदि उनके जो लीग का संगठन था उसमें शामिल हो गया था। लेकिन जो एनी बेसेंट की लीग था उसमें जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जो भारतीय सेवक समाज था, जो गोपाल कृष्ण गोखले का, उसको शामिल होने की अनुमति नहीं थी, उसको शामिल नहीं किया। लेकिन फिर भी जो भारतीय सेवक समाज था, जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे, उन्होंने जनताओं के बीच भाषण दिया और लीग के समर्थन में पर्चा बांटा। तो सर्वेंट पूछता है कि
कौन सी संस्था को मतलब होम रूल आंदोलन में कि उसके सदस्यों को शामिल होने की अनुमति नहीं थी। तो यह सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले का था। उसी तरह 23 जुलाई को उनकी 60वीं जन्म दिवस पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया और 60,000 रुपया मुचलका भी भरने को कहा, लेकिन जो पैरवी की थी वह मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। आपको पूछ सकता है कि जो तिलक था उनको गिरफ्तार करने के बाद उनकी पैरवी किसने किया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में वकीलों की एक टीम ने किया था। और जो तिलक थे वह होम रूल आंदोलन को अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से प्रसारित किया, फैलाया पूरे भारत में। तो वह उनकी 2 पत्रिका है, एक तो मराठी है और यह अंग्रेजी भाषा में है। मराठी है तो वह मराठी में नहीं होगा, वह क्या होगा, उल्टा अंग्रेजी में होगा। एक केसरी था, तो केसरी क्या है, तो मराठी में होगा, उल्टा हो जाता है, मराठी अंग्रेजी में हो जाएगा और केसरी मराठी भाषा में प्रकाशित करते थे। अब हम होम रूल आंदोलन का सफलता को देखेंगे कि इस आंदोलन ने की क्या सफलता रही और इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या अपनी भूमिका निभाई। तब इसको जुझारू युवा नेतृत्व तैयार किया। इस आंदोलन में बहुत सारे युवाओं को शामिल किया गया। उसमें एक जुझारूपन जो आया, इससे एक नई पीढ़ी तैयार हुई। इससे आगे के राष्ट्रीय आंदोलन, भले इसका नेतृत्व जो होम रूल आंदोलन के नेतृत्व करता थे वो नहीं कर सके, रहनुमाई नहीं कर सके, लेकिन जो आगे आने वाली जो आज़ादी की लड़ाई को लड़ने वाली जो नेता थे, उन्होंने इस जुझारू पीढ़ी को आज़ादी की लड़ाई में इस्तेमाल किया। तो एक इसकी सफलता यह सबसे बड़ी थी। दूसरी बात है कि जो आंदोलन चला देश के विभिन्न भागों में, जिससे जो राजनीतिक रूप से जो लोग हैं शिक्षित हुए, जागरूक हुए, समझे कि जो स्वशासन क्या होता है। तिलक ने बड़े स्पष्ट शब्दों में इसको समझाया। तो इससे क्या हुआ, लोगों को अपने अधिकार के प्रति जो ब्रिटिश सरकार से चाहिए उसके प्रति उसमें जागरूकता और आया। अब तीसरी चीज़ है नए क्षेत्रों में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रसार। जैसे आप देखेंगे कि जो यह होम रूल आंदोलन है, यह उत्तर प्रदेश, गुजरात, सिंध, मध्य प्रांत आदि, मद्रास आदि ऐसे क्षेत्रों में प्रसार हुआ जिसमें जो पहले राष्ट्रीय आंदोलन में उस तरह से भागीदारी नहीं निभाती थी। तो इस क्षेत्रों को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल किया गया और यहाँ जागरूकता है वह राष्ट्र के प्रति काफ़ी, जो राष्ट्रीय चेतना है वह काफ़ी तीव्र हुआ। मॉन्टेगू घोषणा 20 अगस्त 1917। जैसे आंदोलन ज़्यादा प्रखर रूप से बढ़ा तो नया गृह सचिव 1917 में जो मॉन्टेग्यू था, उसने लॉर्ड ऑफ जो हाउस ऑफ कॉमन्स था वहाँ ब्रिटेन के निचले सदन, उसमें घोषणा किया कि जो ब्रिटेन का जो नीति है, ब्रिटिश का जो नीति है वह यह है कि जो भारत के प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी और स्थानीय जो स्वशासन के लिए वह संवैधानिक संस्थाओं का क्रमिक विकास करेगी और ब्रिटेन के संबंध से उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी। यानी उत्तरदायी सरकार की स्थापना इसका सबसे मुख्य घोषणा था। तो क्या है, यह जिस तरह से आंदोलन चला और बढ़ा, जो तीव्रता थी जिसके कारण ब्रिटिश सरकार पर दबाव पड़ा
और उसने मॉन्टेग्यू घोषणा करने का काम किया। वही मार्ले 1909 में कह रहा था कि जो संवैधानिक सुधार का उद्देश्य है वह भारत में कतई नहीं स्वराज की स्थापना है या स्वशासन देना है। लेकिन इस आंदोलन का जो प्रभाव रहा, तीव्रता देखा, उसने ब्रिटिश सरकार ने समझौतावादी रुख अब अपनाया और उसने कहा कि नहीं भैया, हम उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे। यह इसकी सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी। और इसी घोषणा को, मॉन्टेग्यू घोषणा को, जहां उदारवादियों ने इसका जो भारत का मैग्ना कार्टा कहा, वहीं तिलक और गर्मपंथियों ने इसको सुविहीन उषाकाल कहा था। भारत शासन अधिनियम 1919, जो भारत शासन अधिनियम 1919 बना और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर जो होम रूल आंदोलन का जो प्रभाव था वह देखने में, जो उसका जो परिणति था, जो प्रभाव का, वह भारत शासन अधिनियम 1919 में दिखा। और लखनऊ अधिवेशन, जिस तरह से इस आंदोलन को तिलक ने प्रारंभ किया, इससे जो कांग्रेस के उदारवादी थे उस पर प्रभाव पड़ा और उन्होंने 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में, जो 1907 के सूरत अधिवेशन में विभाजित हो गया था कांग्रेस गरम दल और नरम दल में, वह 1916 में पुनः कांग्रेस में जो गर्मपंथी थे उसको शामिल कर लिया। तो यह सबसे महत्वपूर्ण इसकी सफलता थी। अब इसकी कुछ जो विफलता था उसके कारणों को देखेंगे। पूछ सकता है कि जो होम रूल आंदोलन है उसकी विफलता का क्या कारण था, असफलता पूछेगा तो ये सब कारण थे। जैसे कि एनी बेसेंट को गिरफ्तार किया गया था, तो बहुत सारे उसकी प्रतिक्रिया में जो कांग्रेस के उदारवादी नेता थे, वह जो लीग था मुस्लिम लीग, जो होम रूल लीग तिलक इनका एनी बेसेंट का, उसमें शामिल हो गया। और जो पहले लीग में शामिल नहीं थे वो भी शामिल हो गए, जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जी बनर्जी, वी चक्रवर्ती, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मोहम्मद अली जिन्ना आदि लोगों ने शामिल हुए। लेकिन जैसे ही उनकी सितंबर 1917 में रिहाई कर दिया गया, तो ये जो उदारवादी थे वह अब निष्क्रिय हो गए, वह लीग से बाहर आ गए। दूसरी बात है कि जो संवैधानिक सुधारों का आश्वासन दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा मॉन्टेग्यू घोषणा के द्वारा, उसमें उदारवादियों में लगा कि अब आंदोलन चलाने का कोई औचित्य नहीं है। जो हमारी मांग था वह स्वीकार ही कर लिया गया है, तो अब आंदोलन क्यों चलाएंगे। इसके अतिरिक्त जब 28 जुलाई 1916 को जब तिलक ने यह घोषणा की थी कि अगर उनको रिहाई नहीं किया जाएगा तब जो सक्रिय प्रतिरोध असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा। इस घोषणा से जो उदारवादी थे वह विचलित थे और उन्होंने धीरे धीरे अपनी जो लीग था उसमें से असहयोग करने का काम किया और निष्क्रिय हो गया। इसको यह उदारवादियों की निष्क्रियता। संवैधानिक सुधार की घोषणा, जैसे कि जो संवैधानिक सुधार की घोषणा मॉन्टेग्यू घोषणा किया गया, उससे जो गर्मपंथी थे और नरमपंथी थे उसमें पुनः राष्ट्रीय खेमा में विभाजन हो गया। कुछ तो जैसे उदारवादी चाहते थे कि ज्यों को त्यों इसको स्वीकार कर लिया जाए, जबकि जो गर्मपंथी थे उसको पूरी तरह नामंजूर करना चाहते थे। और कुछ जो उदारवादी थे कहते थे कि भैया कुछ खामियां हैं लेकिन इसको आजमाने में क्या दिक्कत है, देखते हैं एक बार आजमा के। लेकिन जो गर्मपंथी थे वह पूरी तरह इसको खारिज करते थे। और जब जो एनी बेसेंट थी वह भी इसके लेकर वह अपोह की स्थिति में असमंजस में थी कि क्या करे नहीं करे। कभी वह समर्थन करती, कभी अस्वीकार कर देती। तिलक के साथ उन्होंने कहा कि इन संवैधानिक सुधारों का भारत की कोई जनता इसको स्वीकार नहीं करता है, यह अपमान है। लेकिन बाद में वही अपील करने लगी, इसको स्वीकार करने की अपील जनता से करने लगी। तो जो तिलक थे वह अपने अडिग रूप पर कायम रहे, लेकिन जो एनी बेसेंट की ढोलमुल रवैया थी और जो कांग्रेस के जो रूप में परिवर्तन आया, इसके कारण तिलक अपने को इस आंदोलन को और ज़्यादा लंबा खींचने में कामयाब नहीं हो सके। इसी समय देखेंगे कि जो इंडियन अनरेस्ट के लेखक था वैलेंटाइन सिरोल, जिसने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में जो भारतीय नेता थे तिलक,
उसको अशांति का जनक कहा था। भारतीय उग्रवाद का जनक, अशांति का जनक कहा था। इसके लिए तिलक ने उन पर इंग्लैंड में मुकदमा कर रखा था और इसी वक्त वह मुकदमा के लिए इंग्लैंड चले गए और 3-4 महीना वहीं रहे, जिससे क्या हुआ, जो आंदोलन था वह एक नेतृत्व विहीन हो गया और एनी बेसेंट वैसी कोई शख्सियत नहीं थी जो कि इस आंदोलन को पूरे भारत में संचालित करती, और यही इसकी विफलता का कारण था। तो संवैधानिक सुधार घोषणा नेतृत्व विहीनता पूछता है कि तिलक ने इंग्लैंड पर मुकदमा किसके विरुद्ध किया था, तो यह वेलेंटाइन सिरोल, वेलेंटाइन डे नहीं, 14 फरवरी वाला नहीं, यह चिरोल, कहीं कहीं इसको चिरोल भी कहा जाता है। और इनकी जो वेलेंटाइन सिरोल की जो पुस्तक है, वो पुस्तक कौन सी पुस्तक थी, तो इंडियन अनरेस्ट। और इसी पुस्तक में उन्होंने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था और इसी के लिए वे मानहानि का मुकदमा उस पर किए इंग्लैंड में और उसके पैरवी के लिए वो चले गए, जिससे कि आंदोलन का नेतृत्व समाप्त हो गया। और यही होम रूल लीग आंदोलन था। इससे संबंधित प्रश्नों को आप एग्जाम में आसानी से हल कर सकते हैं। अतः अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा जो नोटिफिकेशन है आपको समय समय पर पहुंचते रहे। धन्यवाद।